दीक्षांत भाषण क्या है, दीक्षांत समारोह क्या है, इसके बारे में थोड़ा अपन जाने। पुराने जमाने में जो विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, जिनके अभी पुरातत्व अवशेष विद्यमान हैं और उनके कैसे किसी परंपराएं चलती थी, उनकी सब चीजें विद्यमान हैं। ज्यादातर क्षत्रिय राजकुमार उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए आते थे। जो राजाओं महाराजाओं के पुत्र हुआ करते थे और 5-5, 7-7 साल रहकर 5 साल में 7 साल में एक दिन को भी घर नहीं जाते थे और वहीं बिल्कुल साधारण छात्रों जैसे रहकर अपनी आजीविका स्वयं करके, खेतों में काम करके, बना करके अपने गुरुओं की सब व्यवस्था अपने श्रम से जुटाकर पढ़ते थे और गुरुजन उन्हें शस्त्र विद्या में, राजनीति विद्या में, राज्य का संचालन कैसे करना, ये सारी चीजें सिखाते थे। और भी ब्राह्मणों के लिए भी था, सबके लिए थे, लेकिन क्षत्रियों की मुख्यता से। और जब वो 5 में 7 साल में ट्रेंड होकर एकदम इसके काबिल हो जाते थे कि अपना राजकाज को अच्छी तरह संभाल सकें, तो उनको वहाँ से विदा किया जाता था बड़े समारोह के साथ। और शिक्षा तो पूरी हो गई, अब उन्हें दीक्षा दी जाती थी। दीक्षा माने कोई मुनिराज बनाया जाता था, साधु बनाया जाता था, नहीं, राज्य के संचालन की दीक्षा। क्या अब तुम्हें जाकर क्या करना है, कैसे करना है, वो अंतिम उपदेश जो वहाँ के आचार्य सर्वोच्च आचार्य होते थे वो देते थे। और उस भाषण को दीक्षांत भाषण कहते हैं। दीक्षा के अंत में दिया गया भाषण। संस्कृत साहित्य में एक बहुत बड़ा गद्य काव्य है। संस्कृत का सबसे पहला उपन्यास, उसका नाम है कादम्बनी। नाम सुना कभी? उसके बारे में कादम्बनी माने महाराष्ट्र में तो सुना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में उपन्यास को कादम्बनी कहते हैं, गुजरात में नवल कथा कहते हैं, हिंदी वाले उपन्यास कहते हैं। इसलिए महाराष्ट्र वाले तो समझे कादम्बनी क्या चीज है। कादम्बनी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते। कादम्बनी का रस जिसको लग गया वो भोजन को भी भूल जाते हैं, उन्हें भोजन अच्छा नहीं लगता। एक बार वो कादम्बनी नाम की पुस्तक पढ़ने को बैठे तो फिर भोजन की इच्छा नहीं होती थी। घर वाले चिल्लाते रहते थे, आओ आओ 2 घंटे देर हो गई, तुम क्या कह रहे हो, आ जाओगे? नहीं, अभी ये चैप्टर पूरा कर लूं। इस तरह का इतना लोकप्रिय था कि उसके नाम से ही महाराष्ट्र में उपन्यास को कादम्बरी कहने लगे। हर उपन्यास को कादम्बरी कहने लगे। कादम्बरी तो एक किताब का नाम है जो बाण भट्ट नाम के विद्वान ने लिखी थी। उस बाण भट्ट नाम के विद्वान में वो ऐसी राजकुमारों की कहानी है। जब वो चंद्रापीड़ नाम का राजकुमार और सब राजकुमार दीक्षा लेके जाने लगे तो उसमें जो दीक्षांत भाषण दिया गया वो उसने बाण भट्ट ने अपनी भाषा में लिखा है। कादम्बरी ऐसा ग्रंथ है कि उसमें एक एक अक्षर, 2-2 अक्षर, 2-2 शब्दों के वाक्य भी हैं और ऐसे वाक्य भी हैं जो 5 पेज में जिनमें फुल स्टॉप आता है। एक वाक्य 5 पेज में खत्म होता है बसंत भाई। और ऐसे भी हैं, देखिए, सत्यम वद धर्मम चर, ये वाक्य 2-2 शब्दों के हैं। वो दीक्षांत समारोह जब शुरू हुआ उसमें जो भाषण दिया उसके पहला वाक्य सत्यम वद धर्मम चर
स्वाध्यायान मां प्रमद, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। तो स्वाध्याय निरंतर चालू रखना, ये उसमें लिखा है। और वो तो मैंने बोला कि कम से कम 5-4 पेज का होगा और ज्यादा पेज का भी होगा। मैं उसमें 2-3 बात और सुनाता हूँ जो आपको उसकी महिमा ख्याल में आएगी। वो कह रहे हैं कि तुम राजकाज में कर्मचारी बहुत होते हैं और उन कर्मचारियों के साथ में कैसा सलूक करना, वो कर्मचारी कैसे हों, उनके लिए बहुत मार्मिक बातें लिखी हैं। 2-3 वाक्य ही बोलूंगा, उसे अंदाजा लगेगा आपको। संहिता भक्षेयु असंहिता नष्टेयु। आपको समझ नहीं आया क्या? वे कर्मचारी आपस में मिल गए, दोस्त हो गए तो राज्य को खा जाएंगे। क्या लगा? उनमें संगठन नहीं होना चाहिए। क्या लगा? आप क्या सोचोगे? संहिता भक्षेयु तो मिलकर खा जाएंगे, और असंहिता नष्टेयु, और यदि वे असंयत लड़ पड़े तो नष्ट कर देंगे। लड़ पड़ेंगे तो जो झगड़ा होगा तो जो सामान टूटेगा फूटेगा वो गवर्नमेंट का टूटेगा फूटा, उनके बाप का क्या जाना है? क्यों? एक के पास पेन नहीं है, पेन टूट गया है और उसे लिखना है, वो दूसरे से मांगेगा मेरे पास नहीं, नुकसान किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। तो संहिता भक्षेयु मिल गए तो मिल बांट के खा जाएंगे। टैक्स गवर्नमेंट में जमा ही नहीं होने देंगे, तो कोई किसी की शिकायत करने वाला नहीं है। संहिता भक्षेयु और असंहिता नष्टेयु। तो क्या करें कि ना वे संगठित हों ऐसा प्रयास करना चाहिए, और ना वे लड़ पड़े ऐसा प्रयास लड़ सके। बीच की स्थिति रहना चाहिए। एक दूसरे मिल गए, एक दूसरे की बस गलती की शिकायत कोई करेगा ही नहीं, तो फिर अपराधी पकड़े कैसे जाएंगे? उसमें जो लोग गलत काम करेंगे, काम नहीं करेंगे, उनके साथ प्रशासन कैसा होगा? क्योंकि हमारे नाक कान आंख तो विद्या ही है, उनसे ही तो हमें पता चलता है कि कहाँ क्या गड़बड़ी चल रही है। क्या यदि मिल गए आपस में तो एक दूसरे की बताएंगे ही नहीं। एक गायब रहेगा और दूसरा से पूछेंगे भाई वो कहाँ गया? अभी तो था, अभी गया होगा बाहर, अभी आता होगा। अब साहब तो चले जाएंगे, काम तो आते नहीं, वो दिन भर से ही गायब है और उसकी हाजिरी लगती रहेगी। क्या ये तुम्हारी हालत भी है कि विद्यार्थी मैं लेट आऊं तो तू मेरी बोल देना। ओम मास्टर जी तो निजी गर्दन करके बोलेंगे 28 नंबर ओम, पड़ोसी बोल देगा, हाजिरी लग जाएगी। ऐसे दोस्ती नहीं चाहिए, कर्मचारियों में दोस्ती नहीं होनी चाहिए। एक दोस्त है, समझना। एक बता रहा हूं, ऐसे 5 पेज हैं, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी कि क्या सिखाया जाता था वहां। संहिता भक्षेयु और असंहिता नष्टेयु। इसकी फाइल को छिपा देगा, गायब कर देगा। अब इसकी आज खटिया खड़ी होगी, जब साहब फाइल मंगाएंगे और साहब फाइल नहीं मिलेगी तो इस पर बरसेंगे, नौकरी से भी निकाल सकते, कितनी महत्वपूर्ण फाइल थी, अब तूने कहाँ गायब कर दी? क्यों? समझ गए आप नष्टेयु का मतलब? समझ गए? वे एक दूसरे के शत्रु भी नहीं होना चाहिए, वे एक दूसरे के मित्र भी नहीं होना चाहिए। हम लोग शत्रु मत बनो, मित्र बनो, प्रेम से रहो। आपको एक बहुत बढ़िया बात लगती है, और वहां दीक्षा में, दीक्षांत भाषण में ये समझाया जाता है। और ऐसा ही ये नमूना की मैंने बताई आपको, ऐसे ही पूरे 5-6 पेज हैं, तो आपको मालूम पड़ेगी कि भाई राजकाज कैसे चलाना चाहिए और कैसे चलाया जाता है। उस वो बाण भट्ट कवि का क्या चिंतन था, उसने प्रस्तुत किया है। अब कौन कितना लागू कर पाएगा, ख्याल में आई ना? कौन? मैंने एक दिन बताया था आपको प्रवचन में कि बैंक में 4 कर्मचारी होते हैं कम से कम,
एक मैनेजर, एक खजांची, एक वो क्लर्क लिखने वाला अकाउंटेंट और एक चपरासी, ये तीन की आंख ऐसी जगह बैठने लगना चाहिए कि वे आंखें आपस में मिला ना सके। वो लिख के ऑर्डर दे तो जो क्लर्क जो नोट करेगा उसको मैनेजर और वो आंखें नहीं मिले बैठे बैठे, मैंने लिख दिया लेकिन तू मत लिखना, समझ गया ना? ऐसा नहीं। और वो खजांची जो पैसा दे और उसकी आंख नहीं मिलना चाहिए 8 घंटे तक, वो कागज के अनुसार ही काम होना चाहिए। ये बैंक में ट्रेनिंग दी जाती, लेकिन एक कर्मचारी सब कर लेगा नहीं, उसी के हाथ में लिखना और उसी के हाथ में पास करना और उसी के हाथ में देना, ये नहीं चलेगा। वो कहेगा कि देख लिखा है यहाँ पर 500 रुपया, तू साइन कर 500 पे, और वो कहेगा लिख देता हूँ 400, अब तुम देता है लेता है कि नहीं चुपचाप, नहीं तो मैं तेरे को भटकाऊंगा, खा जाएगा। तो ऐसे सब चीजें वहां समझाई जाती थी कि अब तक तुमने सीखा है, युद्ध विद्या तुमने यहाँ सीखी है। दो राजकुमार आपस में दाव पेंच लड़ाकर लड़ते थे और अब तुमको जाकर युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ेगा। यहाँ तो दोस्त से लड़ाई होती थी, गुरुजी तुम्हें सिखाते थे तो गुरुजी से लड़ाई होती थी वो सिखाने के लिए, लेकिन तुमको ये पक्का भरोसा था कि मेरे को जान का खतरा नहीं है, ना दोस्त से ना गुरुजी से। लेकिन अब जो तुम असली युद्ध के मैदान में जाओगे तो वहां दोस्त नहीं होगा, असली शत्रु होगा और जान का खतरा है। दोनों में कितना फर्क है बोलिए? अभी आपने यहाँ पाठ पढ़ा है ना, अभ्यास कक्षाओं में पाठ पढ़ा है ना, तो फिर तुम्हारे दोस्त ही बैठे थे जो पढ़ रहे थे, क्यों? और उन्हें वो सब मालूम था। लेकिन वहां असली विद्यार्थी जब बैठे होंगे और जो बालबोध पाठमाला भाग 1 पढ़ने वाला विद्यार्थी 6 साल का होगा, वो 6 साल के बच्चे को पढ़ाना फिर कितना कठिन है। यहाँ वो बैठे बैठा कोई लड़का अपने देकर में पेशाब करने वाला नहीं है, वो वहां कर सकता है पाठशाला में। मेरा मतलब समझ में आया ना? अब वो तो ये आप जब अब गांव में जाएंगे, जो यहाँ आपने सीखा है इसमें और उसमें बहुत अंतर मिलेगा। वो एक्चुअल आपकी परीक्षा वहां होगी। यहाँ किसने कितने नंबर दिए और ये कैसे हुए, तुमको कितने मिले, अभी रिजल्ट सुनाया जाएगा। कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा और कोई नीचे से फर्स्ट क्लास फर्स्ट होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये इस परीक्षा की कोई कीमत नहीं है, यहाँ सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। वहां जब तुम आगे पढ़ाओगे अपने गांव में, वो असली परीक्षा होगी और उसका सर्टिफिकेट समाज देगी आपको, लिखित नहीं देगी, कभी उसका नहीं देगी। वहां पर कोई बात काम नहीं आएगा। यहाँ तुम्हारे अध्यापक ने तुम पर खुश होकर कुछ नंबर ज्यादा दे दिए हो, नाराज होकर कम दे दिए हो, अथवा हमारे पास धर्म कांटा नहीं है कि जो तुम वगैरह में नंबर दे सके इतने, ऐसा नहीं है ना आप तोल तोल के दे सके। हो सकता है उनके कॉपी जांचने में भी हो जाए, क्यों? कई दिन कई कॉपी क्यों रहे उन नंबर कभी नहीं है, जैसे उनके बाप के जा रहे हो। तो मैं समझाता हूँ कि नंबर तो ये छात्रों के हैं, तुम्हारे थोड़ी। तुम तो कोई गलती हो तो काटो, तुम दे नहीं रहे, क्या करें? ये नंबर उसके हैं, और काटोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा किस बात के काटे हैं। कुछ इतने उदार हृदय होते हैं कि उनका बस चले तो 100 में 150 नंबर जुटा दे, उनके बाप का क्या जाता है? अब उन दो आदमियों के जो नेचर को तो हम नहीं बदल सकते। हम कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि आदर्श मदन का 1 नंबर देना, अंतर मदन का 1 देना, फलानी चीज का बहुत बांधते हैं। लेकिन कितना बांधते हैं क्या नहीं होता कि गुरुजी की सेवा करने से आपको नंबर ज्यादा मिल गए हो, ऐसा नहीं कहता। हो सकता है ये तो, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में गड़बड़ी नहीं हुई, ये प्रमाण पत्र के क्षेत्र में गड़बड़ी हुई। क्या यदि आपने ज्यादा ज्ञान अर्जित किया है तो ज्ञान तो आपके ही पास है। बोलो ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो प्रमाण पत्र ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो समय आपके पास है, दूसरे पास है।
कोई इसका प्रमाण पत्र देखने वाला नहीं है। अपना राशि हुआ मैं डॉक्टर में क्यों कराया, लेकिन ठीक मजा आने मेरे प्रमाण पत्र देख ही नहीं गए के पास गया, फिर आईटी के सेकंड डिवीजन नहीं है, देखिए ही नहीं आता बोल के सिर्फ प्रमाण देगा हमारे कहते अगर मैं कुछ है हम लोग काम देंगे उसे देगा। और दुनिया में बड़ी है थी काम नहीं परिणाम नहीं रखती, दुनिया बनी हुई है पर मैं बनी हुई गिरते नहीं आती, वो काम नहीं रहा वो परिणाम बेटा है अभी लाख इसके लाख तो ये बेटा गया 5 साल 5 साल की उम्र थी वो 5 साल 16 साल खेलता रहा जब आई की रोज की खाली कोई मत नहीं लेता। 5 साल बाद देखा क्या कि 5 लाख के पता लगे नहीं उठा इसमें कोई घर का हमें तो पता है अभी उसके पास कितने हैं, बस कितने से समझते हैं कि बेटे ने कमाई करने की, और अभी भी 5 लाख ही है तो कमाई तो नहीं की, कमाई भी नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है ना, आगे 5 लाख तो है, 5 लाख भी कमा देता तो कुछ खोना होता। ये बहुत बड़ा गलत गणित है। अरे उसने यदि 5 लाख के 5 ही लाख रखे तो जिंदगी के 5 साल गमाए कि नहीं गमाए, तो इतना महत्वपूर्ण जो 5 साल है वो गमाए क्या नहीं गमाए, बोलो बोलो, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो इसलिए आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं देखेगा, आप जाकर कहां जो काम करके बताएंगे उस काम के आधार पर ही आपकी विद्वत्ता का मूल्यांकन होगा। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यही कहेंगे 18 दिन के पंडित हैं, 18 दिन के पंडित हैं, बड़े पंडित बन के आ गए। हमने आपको पंडित नहीं बनाया है, हमने आपको सिर्फ बालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 ये 3 किताबों को पढ़ाने की शैली में प्रशिक्षित किया है। अब आपके आगे ज्ञान की सीमा 3 बालबोध पाठमाला भाग 3 है, उनमें जो जो बात आ गई यदि वो आप नहीं जानते हैं तो आप छोटे हो जाएंगे, और वो सब जानते हैं और उसे आप ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं तो आप बिल्कुल अप टू डेट हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हम इन 3 पुस्तकों के मास्टर हैं। अब इन 3 पुस्तकों में बात करो, वो इन पुस्तकों के बाहर की बात करेगा तो समझ लेना कि वो गलती करता है, हम थोड़ी गलती करते हैं। हमारे गांव में ऐसा होता था कि बच्चे को पढ़ने भेजा अंग्रेजी स्कूल में, क्या संस्कृत विद्यालय में, अब वो शास्त्री होके आ गया। सही घटना बता रहा हूं मैं आपको। अब गांव में तार आया, आते थे पुराने जमाने में, और उससे कहा भैया वो पढ़ने अपने वो पढ़े लिखे आदमी उन्हें पढ़वाओ, वो तार नहीं पढ़ पाए क्योंकि अंग्रेजी तो पढ़े ही नहीं थे कि हम तो मर गए। 5 साल पढ़ाया वो एक तार भी नहीं पढ़ पाता है, बोलो क्या फेल हो जाए, समझ गया। अब वो सोचता ही नहीं कि पढ़ाया संस्कृत और पढ़वा रहे अंग्रेजी, क्यों? देखो गांव में लगन आती थी, लगन पत्रिका समझते हैं जो शादी के पहले आती है, तो उसके साथ एक चिट्ठी आती है, और वो पंडित जो लगन पत्रिका पढ़ता है उसके साथ में वो चिट्ठी भी पढ़ता है। तो मेरे पिताजी उस चिट्ठी पढ़ने में एक्सपर्ट थे। गांव का पंडित वो लगन पत्रिका पढ़ता था और वो चिट्ठी पढ़ने के लिए बसंत भाई मेरे पिताजी को बुलाया जाता था हर फंक्शन में गांव में। मैं तो शास्त्री होके आया था और अपने को बहुत बड़ा पंडित समझता था, और वो लगन पत्रिका भी संस्कृत में आती थी। आषाढ़ मासे शुक्ले पक्षे, ये क्या संस्कृत है क्या हिंदी है? नवम्याम तिथियों तिथौ ऐसी आती थी तो संस्कृत के, तो मैं समझ शास्त्री हूँ। तो पिताजी एक दिन नहीं आ पाए, लेट हो गए, तो मैंने कहा मैं पढ़ दूंगा पत्रिका। अब मैंने पत्रिका पढ़ी तो वहां तो सारा झगड़ा खड़ा हो गया, नहीं किसको आ गया क्या हो गया, सब बहुत पंचायत में ऊधमबाजी हो गई। इतने में मेरे पिताजी आए, क्या हुआ क्या हुआ? कह रहे तुम्हारा लड़का क्या पढ़ा है, इसमें तो अकल ही नहीं है, इसे ऐसा पढ़ा इसमें सारा ऐसा हो गया, सब लोग उदास हो गए। बोला तुम क्या समझे मुझे नहीं। तो पिताजी ने ले ली मेरे हाथ में से, उन्होंने कहा मैं पढ़ता हूँ, आप चिंता नहीं करो। उसमें लिखा था अत्र कुशलम तत्रास्तु, और लिखा था चिट्ठी बाचत के समय जो जन बैठे हो
हे जुहार उन सबन को जो जी लायक हो। समझ में आया क्या नहीं कि चिट्ठी पढ़ते समय जो जो सज्जन वहां विराजे हों उन सबको मेरा नमस्कार है। जो जिसके योग हो, बड़ा हो तो स्पर्श, छोटा हो तो मंगल आशीर्वाद। वो दोहा लिखा था और हमारे पिताजी ने चिट्ठी पढ़ना शुरू की। बसंत भाई को नमस्कार कहना, छोटे बाबू भाई को चरण स्पर्श करना, अभय कुमार जी को आशीर्वाद कहना, पढ़ते गए पिताजी। अब मैंने कही तो उसमें लिखे ही नहीं। उन्होंने सारी दिल के करके और वो चिट्ठी पढ़ दी और सब लोग खुश हो गए कि हाँ अब ये इनने क्या पढ़ाया तुमने, हमारे बिना पढ़े लिखे पंडित जी अच्छे। मैंने कहा गजब हो गया, हम तो फेल हो गए यहाँ। खरा तो पिताजी से कहे नाम लिखे थे तो तुम बोल रहे थे, रामलाल और श्यामलाल खेत सिंह, ये नाम उसमें थे क्या? कि ये लिखा था ना कि चिट्ठी बांचत के समय जो जन बैठे हों है जुहार उन सबन को। तो जो जो बैठे थे उनको जुहार में लिखा, लिखा क्या नहीं लिखा बोलो? समझ गए ना? ये मतलब मेरे कहने का मतलब शब्द मिले बनने से काम नहीं चलेगा। उस लोकल क्षेत्र की परिस्थितियां, कैसा वातावरण है, कैसे बच्चे हैं, कैसे पंच हैं, कैसे क्या है, ये सारी चीजों को देखकर और जब तुम पाठशाला चला ले जाओगे और 25 विद्यार्थियों के फार्म भर के हमारे यहाँ आएंगे कि इतने वहाँ पाठशाला खोली और 25 विद्यार्थी के बारबोध पाठमाला 1-2 की परीक्षा होगी, तो हम समझ जाएंगे कि तुम सफल हो। और तुमने कहा क्या भैया क्या हुआ? हमने तो बहुत कोशिश करी, बच्चे आए ही नहीं, हमने तो मंदिर में तो उन्होंने हमें बैठने नहीं दिया। तो हम समझ जाएंगे कि तुम फेल हो गए। तो हमारे तो 2 ही बात है बस, तुम सफल होते हो या फेल, हम 2 ही बात जानते हैं। और दुनिया बने की वृत्ति है रखती और काम नहीं परिणाम न रख। तुमने क्या निकाला? एक दिन से मतलब नहीं है कि साहब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हमें कुछ मत बताओ, वो हम सब भोग चुके हैं क्या क्या होता है, कैसा कैसा होता है, हमें पता है। यदि तुमने सफलता पाली तो क्या क्या हुआ होगा वो हमें पता है, और तुमने सफलता नहीं पाई तो भी हमें पता है कि क्या क्या हुआ होगा। 90% तो एक सही होता है, 10% में परिस्थितियों में फर्क पड़ता है। अब यही बात सब हमारे सब वक्ता कह रहे थे ना कि कोई नहीं मिले तो मंदिर में बैठना, नीचे बैठना, ऊपर बैठना, डालान में बैठना, अपने घर में बैठना, किसी मुंगसू के घर में ज्यादा जगह हो तो वहां बैठना। हमें जगह नहीं मिली साहब, जगह नहीं मिली और इसलिए हम पाठशाला नहीं जा रहे। ये नहीं, हम नहीं जानना चाहते। गाँव है और तुम हो कि साहब हम तो वो 3rd डिवीजन वाले हैं, हम क्या कर दें? अरे भैया तुम यहाँ 3rd डिवीजन वाले होगे, वहां तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो, क्योंकि अपने गांव के लिए तो बेटा तुम एक ही हो। क्यों? पति कोई क्लर्क होगा, कोई कलेक्टर होगा, लेकिन पत्नी के तो सब पति ही है ना। ये क्यों भूलते हो तुम? तुम्हारे गांव में तुम्हारे साथ में वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट वाला थोड़ी बैठा होगा, तुम्हें उससे थोड़ी प्रतियोगिता लड़नी है। तुम्हें तो उन मूर्खों से प्रतियोगिता लड़नी है जो कुछ नहीं जानते। वहां कोई तुम्हें ये नहीं निकालने वाला है कि तुमने अनुकंपार्जन छोड़ दिया और अनुकंपाने की पहले सूचना नहीं दी थी कि भाई तुम ध्यान से सुनना, यदि नहीं तो मैं किसी से भी पूछ लूंगा। ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है तुमसे, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। ये तुम्हारे सामने जो लड़के यहाँ बैठे थे ना, उन्हें तो सब पता है कि वो क्या अनुकंपान के बाले ये नहीं कहा, ये छोड़ दिया। आपकी वो गलती निकालेगा ना, वहां कौन निकालने वाला? अरे कितनी गलती हो गई, होने देना, चलना ना गाड़ी। समझ में आया मैं क्या कहना कह रहा हूं? अब तुम अनुकंपार्जन के पहले क्या कहना था मैं तो भूल ही गया। अब मैं सोच रहा हूं, रुक गए और 5 मिनट रुके रहे तो क्लास में हो हल्ला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? वो क्लास में शांति रहे, ये तुम्हारी कसौटी है। अंतर समझ में आ गया कि नहीं? तुम वहां अकेले हो, तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। यहाँ तो प्रतिद्वंदी खड़े थे,
150 विद्यार्थी बैठे तो 150 प्रतिद्वंदी थे। क्यों? और तुम्हें उसमें नंबर बनाना था, तुम्हारा कौन सा नंबर है। वहां तो तुम एक ही हो ना, तुमसे कोई बड़ा है ही नहीं, कोई छोटा है ही नहीं। अब तुमने अपने क्षेत्र में क्या सफलता प्राप्त की, तो वो नीति ख्याल में है ना, वो तुम्हें समझना है। कैसे? जैसे मान लीजिए विवाद के विषयों में उलझना ही नहीं। इस मंदिर में तो पद्मावती की मूर्ति है, मैं इसमें नहीं जा सकता हूँ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता हूँ, मैं यहाँ क्लास नहीं लगा सकता हूँ। अरे तुम्हें क्या लेना, रंगो ना पद्मावती की, तुम्हें तो है। अच्छा तुम कह रहे शर्म नहीं आती, तुम तेरापंथी गुरुदेव के शिष्य पद्मावती मूर्ति को रहने दें, तुम कौन होते हो रहने देने वाले हो, नहीं रहने देने वाले। तुमने उसे निकालने की बात कही तो वो तो निकलने वाली नहीं है, तुम जरूर निकल जाओगे। क्यों? क्या बता तुम्हें ये काम नहीं सौंपा। अरे ये अब तक हमने ही नहीं किया, हमने तत्व ज्ञान पढ़ाया तो हम दक्षिण भारत में भी उतने ही लोकप्रिय वक्ता हैं, उतने ही सम्मान हमारा दक्षिण भारत में भी हुआ। क्यों? अपने तत्व की बात कह के आए। अब जो सीख जाएंगे अपने आप आ जाएगा। और उसी दक्षिण भारत में दिगंबर मंदिर बनने लग गए। कौन तेरा पंथा बनाए कि जहाँ पद्मावती नहीं होती, फूल पत्ती नहीं होता। भी तत्व ज्ञान सीखेंगे है ना, और तुम सभी वहां सिखा दोगे तो हमारे लिए तो कुछ छोड़ो, फिर हम क्या सिखाएंगे। माने कहीं उलझना नहीं, वो सब गीत है कि अगीत है। अब वो गीत हम पढ़ा देंगे भाई साहब, है ना। तुम तो 7 तत्व सिखाओ, 6 द्रव्य सिखाओ, 4 कसाएं बुरी हैं ये सिखाओ, जिनमें कोई झगड़ा ही नहीं है ना। तो कोई हमसे कहते ही नहीं आएगा ये लड़का हमारे यहाँ ऐसा ऐसा पढ़ा था जो गलत है। जैसे साहब ये सोनगढ़ी है, ये क्या, इसमें क्या सोनगढ़ है? सोनगढ़ियों की कसाएं 4 होती है, तुम्हें 3 होती है क्या? तुम्हें 5 होती है क्या? पूछो क्या 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 कैसा? हाँ हम कहाँ सोनगढ़ी है, हम तो अमर बहू से आए हैं। क्यों? कैसे कह रहे हैं? हम तो नहीं। अरे कहते ना, पंडित हुकुमचंद का नाम लेने से काम चले तो नाम लेना, और नाम लेने से काम बिगड़ता हो तो नहीं लेना। ये हमारा विराग है ना, बैठो ना, मेरा कहाँ है, खड़ा हो। एक गया एक जगह तो उन्होंने कहा तुम कहाँ से आए? जयपुर से आए हो? यहाँ कुछ नहीं प्रयत्न कर सकते हो। अरे जयपुर से तो नहीं, सांगानेर से आए। तो झूठ बोला ना इसने। अरे अपना कॉलेज सांगानेर में है, और वो सांगानेर के जो विद्यार्थी हैं छात्रावास में, वे भी उसी कॉलेज में पढ़ने आते हैं और तुम भी उसी कॉलेज में पढ़ते हो। झूठ कहाँ है? उस कॉलेज में तुम पढ़े क्या नहीं पढ़े? सांगानेर के कॉलेज में तो हम सांगानेर कॉलेज के विद्यार्थी हैं, इसमें झूठ कहाँ है? क्यों? हम तो इतने युधिष्ठिर तो बनो भले आदमी। वो कौन सी पाठशाला है जहां धर्मराज युधिष्ठिर एक साथ सत्य झूठ बोलने की ट्रेनिंग लेते थे? क्यों? और जब 2-4 दिन बाद छिपने वाले तो हो ही नहीं। तो तुम्हें ये आत्मा जो तुम्हें यहाँ सिखाया गया है, वो जब तुम पढ़ाओगे तो तुम पहचानने में आए बिना तो रहोगे नहीं। लेकिन 2 दिन बाद आओगे ना, यदि पहले ही दिन आ गए तो वहां खड़े नहीं रह पाओगे बेटा। और 2 दिन बाद तक तो समझे ना, 2 दिन बाद तक तो तुम इतना जमा लोगे कि फिर तुम्हें कोई उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि हमने वो कला तुम्हें सिखाई है। नहीं ना, लंदन की सच्ची घटना सुनाता हूं मैं। लंदन में एक लिस्टर शहर है और वहाँ का एक बहुत बड़ा डॉक्टर था जो वहाँ के समाज का अध्यक्ष था, उसका नटू भाई शाह करके। और जब हम वहाँ गए और जब भगवान जी कचरा भाई, लक्ष्मीचंद भाई हमको लेके गए तो उसके घर हमारा खाना था। बस खाना तो एक और नहीं खा पाया। तुम वो ही हो ना 25 में तीर्थंकर वाले, रामायण शुरू कर दी। तुम काजी स्वामी को 25 तीर्थंकर मानते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा भैया जी अपना खाना के समय बोलना नहीं चाहिए, ये अपने यहाँ जो वृत्त है वो किस दिन काम आएगा। तो हम बिल्कुल चुप रहे, वे आपस में करते रहे।
जब हम वहाँ गए प्रवचन सुनने पहले के पहले, तो हमारे पास कुछ साहित्य था, वो हमने बिखेर दिया था अमित कुमार जी कि भाई यहाँ लगा दो, जिसको लेना हो ले ले। नहीं, ये नहीं यहाँ लगेगा, पतिनीति संग्रह वाले का साहित्य यहाँ नहीं लगेगा। क्या हो गया सर? तो मेरे पास ऐसा तो साहित्य है, समेट लो, समेट के रख। वो हमारे जो साथ गए थे, उन्हें इतना गुस्सा आया कि पंडित कैसा है, हमारा पंडित है, इतनी निंदा हो रही है, ये बोलता ही नहीं है, साहित्य भी समेट लिया है। ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। कल अपना व्याख्यान हुआ अहिंसा का 1 घंटे तक। 1 घंटे में इतना पानी पानी हो गया, ए भाई साहब ये साहित्य रखा है, वो सब जिनको लेना हो वो खरीद लें, और सूचना देने लग गया, ये कहने लगा, वो कहने लगा, वो कहने लग गया, सब हो गया। और वो 25 घंटा नवाली कहाँ गायब हो गया, नहीं ना। तो वो बोले लक्ष्मीचंद भाई हमसे कि ये क्या आप बोले ही नहीं, हमको बहुत गुस्सा आ रहा था आप पे। मैंने कहा भैया तुम हमें बीन बजाने का मौका तो देने दो, ये डोलेगा कब? अब हमें ऐसे ही खाने में बात करने लग जाएं, तो वो बोल रहा है, हम बोलेंगे, सुनेंगे ही नहीं हमारी। और हम 1 घंटा बोलेंगे, वो 1 घंटा सुनेगा, 1 घंटे में तो पानी पानी हो जाएगा। अब सुनिए ना, हमें बीन बजाने का मौका तो दो, सांप तो तब डोलेगा बेटा। तो तुम्हें पहले से ही क्यों ये चक्कर में पड़ते हो? तुम पहले अपनी कला दिखाओ, उनके बच्चों को नमोकार मंत्र सिखाओ, उनको सिखाओ कि अपने माँ बाप की विनय करना चाहिए, पिताजी के रोजीना चरण छूना चाहिए, मम्मी के चरण छूना चाहिए, रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ये तो तत्व ज्ञान नहीं है। अरे है, ये भी तत्व ज्ञान है। जब वो बच्चा जाके मम्मी के पैर पड़ेगा, पिताजी के पैर पड़ेगा घर जाके, है तो कहेगा मैं रात में तो नहीं खाऊंगा, मैं ये तो नहीं खाऊंगा। ये क्या हो गया जादू? ये बच्चे को तो मैंने 100 दफे कहा था मेरे को पैर पड़ना, तो कहते हम सॉरी बेटा, सॉरी बोलना चलो। बोला अभी लाओ 5 वर्ष के बच्चे से और सॉरी कहलवा लो, तुम जब जाने हो करवा सकते हो? नहीं मैं तो नहीं, सॉरी तो नहीं कहूँ, सॉरी तो नहीं कहूँ। क्यों? अब वो जो बच्चे से माँ बाप सॉरी नहीं कहलवा पाते थे, और वो आके पैर पड़ेगा, क्यों? तो भाई किसने सिखाया है? वो तुम्हारे पैर पड़ेंगे उनके माँ बाप आकर के। तो सदाचार की शिक्षा, यही तो आरोप था, ये सौंदर्य लोग सदाचार की बात नहीं करते हैं, ये तो महाभ्रष्ट लोग हैं, ये तो ऐसा नहीं करते हैं, ये तो ऐसे एक दूसरे देव का करता ही नहीं है। आप समझे ना? तो वो आप अपने व्यवहार से, ना अपने रहन सहन से आप इतना प्रभावित करें उन्हें कि रास्ता वही बन जाए। हम कुछ नहीं देखेंगे, हम तो वो देखेंगे तुमने कितने विद्यार्थियों के फार्म भेजे, उसके हिसाब से तुम पास और फेल हो। युद्ध के मैदान में ऐसा थोड़ी होता कि हम एक कला तुम्हें सिखा देंगे। हर गांव की परिस्थिति अलग होती है। हर गांव की परिस्थिति में आपको हमारे पास दक्षिण भारत के जैसे हमने 500 विद्वान निकाले ना, 600, तो उनमें 40% तो होंगे, 40-30% तो गारंटी से होंगे। मैं मद्रास गया था ना, तो वहाँ 28 विद्वान आए थे मेरे पास। कोल्हापुर गया था तो 75 विद्वान आए थे, अपने विद्यार्थी विद्वान। अकेले हेरले गांव में 9 या 10 विद्वान है, 10 विद्वान है एक गांव में। अब इतने महाराष्ट्र के लोगों को हमने विद्वान बनाया, फिर हमारे यहाँ आए। अब उनमें जाकर एक एक को देख लो आप, कितना कट्टर शुद्ध तेरापंथी है। अभी वहां मंदिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ख्याल में आई ना। और 5 साल हमारे पास रहने तो दो, पहले ही दिन हम शर्तें लगा दे, तुम पद्मावती को मानते हो, हमारे यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? ये राठी खड़ा हुआ, राठी अजय नहीं है, राठी जानते हो, माहेश्वरी अजय नहीं है। अब तुमसे पक्का जेनी है। तुमने हमारे ऑफिस में काम नहीं किया, और पहले दिन शर्त लगाते कि हम इसे जेनी बनाएंगे, इसका बाप आने दे पैसे, अब माँ बाप भी जेनी बन जाएंगे। बन गए। ये जो 500-700 विद्वान हमारे यहाँ आए हैं, वो तो पक्के गुरुदेव के अनुयायी तत्वज्ञानी आध्यात्मिक विद्वान बने गए हैं। उन सबके लगभग परिवार बन गए हैं और रिश्तेदार बन गए हैं। ये सुनील जैनापुरे जिनके गीत गा रहे थे, क्या कौन? ये जैनापुरे गांव का नाम जैनापुरे और था अजैन।
हैं, और आज इतना अच्छा विद्वान है। मैंने बताया ना कि राजकोट की उन्होंने विद्यालय की कहानी आपको सुनाई थी, बहुत मार्मिक है। किस तरह वो विद्यार्थियों को बुलाते हैं, आते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, संस्कारित करते हैं। तो ये काम आपको करना है, वो भी बहुत उपयोगी चीज थी आपके लिए। उसमें तो पहला दीक्षांत भाषण था कि आप अपने गांव में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ख्याल नहीं ना है? और हम लोगों का सहयोग कैसे ले सकते हैं, अपने बच्चों को, माँ को, बाप को, अपने किसी को भी अकेले प्रभावित करने के कई तरीके हैं। आपके आचरण में शुद्धि होगी, आपके व्यवहार में फर्क होगा। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि 5 दिन, 5 गर्मियों में भयंकर गर्मी लगती है तो 5 मिनट के लिए आप बाथरूम में जाते हो और ठंडे पानी से नहाते हो। तो जब बाहर निकलते हो तो आपको कुछ ठंडक महसूस होती है, कुछ फ्रेशनेस आती है कि नहीं आती है? अब आप उस भयंकर गर्मी में से, जहां गीत मिथ्यात्व की, यहां आए और 18 दिन का स्नान किया अमृत में, और तुम यहां से निकल के गए तो जैसे आए थे वैसे ही पहुंच जाओगे क्या? जब तुम यहां से लौट के जाओ तो तुम्हारी वाणी से नहीं, तुम्हारे एक एक कदम से, व्यवहार से उन माँ बाप को लगना चाहिए कि गंगा नहा के आया है। इसमें फर्क पड़ गया है, जैसा गया था वैसा नहीं आया। इसमें कुछ, अब ऐसी जगह तो मैं अगले साल दूसरे बच्चे को भी भेजूंगा क्या, कि जहां इतना अंतर पड़ जाता है। हमारा अंतर स्पष्ट दिखना चाहिए। हम जैसे आए थे, जब लौट के जाएं तो हमारे व्यवहार में, खान पान की मर्यादा में, सब बात में अंतर दिखाई देना चाहिए, जिससे सारे गांव के लोग, घर के लोग प्रभावित हों, तब वे आपकी बात सुनेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पढ़ाने की कला तो सिखा दी, लेकिन ये बातें कुछ ऐसी हैं जो व्यवहार की बातें हैं। अपने जीवन में जब तक तुम उनको नहीं अपनाओगे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल सकती है। देखो, अब तुम तो बच्चे हो, 15 वर्ष के, 16 वर्ष के, छोटे से दिखते हो। अब ये कद भी कितने छोटे होने लगे। जब मैं 15 वर्ष का था ना, तब मैंने न्याय तीर्थ कर लिया था और मेरा फुट जितना आज है उतना ही ऊंचाई थी। 5 फुट और 9 इंच था मैं 15 फुट का। अब तुम तो 15 10 बरस जैसे लगते, कैसे पढ़ाने वाले हैं, कैसे गद्दी जैसे लगते, लिखते ही नहीं हो क्या? उस वक्त जितनी विषम परिस्थितियां थी उसकी तुलना में तो आज कुछ नहीं है। जब पहला शिविर लगा था और वो प्रश्नार्थी आए थे, वे गए थे, उन्हें कितनी कठिनाइयां थी। आज तो अपनी संस्था की इमेज सारे देश में फैली हुई है, तो गांव वाले पहले से ही जानते हैं कि वहां गया है तो हमारा बच्चा सुधर के आएगा। अब ऐसे आए मैं महाविद्यालय में भर्ती देने के लिए कि भैया डॉक्टर साहब चाहे हमसे पूरे पैसा ले लो, लेकिन हमारे बेटे को भर्ती कर दो। क्यों भैया, क्यों? बहुत बिगड़ा हुआ है, अब आपके यहाँ रहेगा तो सुधर जाएगा। तुमने ये किसने बताया है कि हमारा बिगड़े बच्चों का विद्यालय है? यहाँ पैसा लेके नहीं, पैसा ले लो। मैं समझता था पैसा बहुत बड़ी समस्या है, सच बोलता हूँ। मुझे अब पैसा कोई समस्या ही नहीं लगती है। नहीं है, समस्या नहीं है। मैंने बोला एक भी योग्य लड़का फर्स्ट डिवीजन आया होगा वो उसे मैं भर्ती करूंगा और करूंगा, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। अभी मेरे पास इंतजाम है ऐसा मत समझना तुम, लेकिन मेरे पे भरोसा है। मैं जिससे कह दूंगा कि तुम्हें 5 देना है, भैया तुम मना नहीं कर सकते, लेकिन मैंने नहीं कहने की प्रतिज्ञा की हुई है। जिसको कहना होगा उसे मेरे पास आके अपने आप कहना पड़ेगा। तब तक मैं प्रतिज्ञा तोड़ने वाला नहीं हूं दादा। कब तक है? कि जब तक मुझे बिना मांगे मिलता रहेगा।
इस भव में तुम्हें मेरे मांगने के दर्शन कभी नहीं मिल पाएंगे, धोखे में मत रहना, कल नहीं ना। और मैंने कह दिया अन्ना जी आप फिक्र मत करो, भर्ती कर लेना जितने आए जितने, लेकिन होना चाहिए योग्य। हमने वहां भेजा ना अपने 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 उसको भेजा इस धर्मेंद्र को कि जाओ बेटा तुम वहां प्रिंसिपल बनो और संभाल के रहो, अब उस मोर्चे पर लड़ाई लड़ो। यहाँ तुम क्या करोगे रह रही? अब शांति कुमार प्रिंसिपल है, अब शांति कुमार प्रिंसिपल बन जाएंगे बड़े ज्यादा के बाद, वाइस प्रिंसिपल है नहीं, तो तुम्हारा नंबर कैसे आएगा? प्रिंसिपल बनना है तो जाओ संभालो बढ़िया से बढ़िया। हम विद्यार्थी भेजेंगे, हम नहाएंगे देखेंगे। अन्ना जी से कहा अन्ना जी आप 7 दिन जाओ रहो देखो क्या। मेरे कहने का अर्थ यह है कि असली परीक्षा तो मैदान में होगी। ये तो सर्टिफिकेट अभी आपको मिल जाएंगे, तालियां भी बज जाएंगी, लेकिन कोई इन सर्टिफिकेटों को देखने वाला नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंताई से कि आप ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हैं ऐसा मानकर पूरे कॉन्फिडेंस से जाकर अपने गांव में काम करना, जैसी भी परिस्थितियां हों, समझे? अपने को छोटा नहीं समझना, लेकिन विनय करने से कोई छोटा नहीं होता। विनय तो ज्ञान का भूषण है। आम में जितने जितने ज्यादा फल लगेंगे तो उतना नीचे को झुकता है। अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की ये विनय करने में गीत मिथ्या तो नहीं है, कहना भी तो मिथ्या दृष्टि है होंगे। ये तो सब में दरअसल मिथ्या दृष्टि तो देवशास्त्र गुरु के निर्णय में आता है। वे हमारे वो नहीं है गुरु, देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं है, वो हमारे कुल गुरु हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, रावण तो नरक गया ना, और उसके बेटे कुंभकर्ण मोक्ष गए। एक कुंभकर्ण था भाई और बेटा इंद्रजीत, क्या नाम था दूसरा? मेघनाथ। मोक्ष गए कि नहीं गए? बाप को नमस्ते करते होंगे कि नहीं? बाप की आज्ञा मानते होंगे कि नहीं? वो लड़ाई में बाप की आज्ञा मान रहे थे कि नहीं मान रहे थे? तो उसे मिथ्या दृष्टि हो गए थे। अपने जो बुजुर्ग हैं, गांव में हैं, उम्र से हैं, उनके सबके प्रति बढ़िया से बढ़िया व्यवहार, शुद्ध सात्विक खान पान, अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़े पहनना। यहाँ से तुम 18 दिन में नहीं, कम से कम 3 साल बड़े होके जाना। तुम 16 वर्ष के आए ना, 19 वर्ष के होके जाना। अब वो कैसी बात करते हो? मैं जब अशोकनगर आया तो मैं 20 वर्ष का था। तो उस जमाने की बात है, सच्ची घटना, कि मेरा तय हुआ कि 110 रुपये महीना कि आपकी तनख्वाह नक्की हो गई और आप पढ़ाएंगे मेरा प्रवचन सुनने के बाद में। और बाद में बोला आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा 20 साल। अरे हम तो ठगाए गए, 70 रुपये का पंडित। तो उम्र सुनते ही 110 से 70 पे आ गए। 70 रुपये का पंडित था, हम तो ठगाए गए। मैंने कहा अब नहीं बनेगा। फिर मैंने क्या किया कि करता किया, बाल घुटाए, टोपी लगाई, ये हाथ में गुटान समझते हो, गुटान ली और दुपट्टा डाला और निकलना। लोग कितने वर्ष का? 35 वर्ष का। तो बड़ा पंडित बन गया। फिर 35 वर्ष से 34 का हुआ, फिर 33 का हुआ। तो जब स्थापित हो गया फिर कोई उम्र नहीं पूछता है क्या? पहले हम उम्र देखते। उस जमाने में तो वैद्य, पंडित, ये लोग बड़ी उम्र के ही होना चाहिए। नई उम्र वालों को कोई घासे ही नहीं डालता था। वो वैद्य के पास कोई मरीज नहीं आए नई उम्र का हो, और पंडित के पास कोई गड्डी में बैठाने को तैयार नहीं हो, समझे ना? तो आप 2-3 साल बड़े बनना, चिंता की बात नहीं है ना? फिर आ जाओगे समय पर ठिकाने से। मैंने बड़े बनना माने अपने व्यवहार को में बड़कपन लाना। 3 वर्ष से ज्यादा जब आप कर बरसो ऐसा व्यवहार करना, क्या नहीं ना? लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं करना कि तुम बच्चे हो, छोकरे हो, क्या नहीं ना? शुक्रपन खत्म होना चाहिए। अब जानते हो इन बच्चों को लड़के क्यों कहते हैं? इनका नाम लड़के क्यों पड़ा? क्योंकि इनके सारे काम लड़के माने झगड़ के निपटते हैं। खाएंगे तो लड़ेंगे, उठेंगे तो लड़ेंगे, बैठेंगे तो लड़ेंगे, इसलिए ये है लड़के, समझे ना?
और ये लड़के काम नहीं निपटाओ तो शांति से निपटा लो तो लड़के खत्म हो गए। मैं कभी कभी कहता हूँ दादा कि ये 8 वर्ष के बाद 10 वर्ष के लड़कों से कोई खतरा नहीं है, ये 60 वर्ष के 70 वर्ष के 80 वर्ष के लड़कों से बहुत खतरा है। क्यों? ये बच्चे लड़ेंगे तो घर के कांच का गिलास फूटेगा। क्यों? और यदि अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति ये लड़के ये लड़ेंगे तो विश्व के कांच का गिलास फूट जाएगा। क्यों? ये सारी समस्याएं लड़के निपटाएंगे हैं। अब क्या सब कहते हैं ना, बातचीत से निपटाओ, बातचीत से निपटाओ, बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। तो लड़कपन छोड़ो, समझ गए ना। हर समस्या का समाधान लड़कपन नहीं है, किसी भी समस्या का समाधान लड़कपन नहीं है। ये लड़ाकूपन छोड़ो और गंभीरता आवे तुम्हारे व्यवहार से। जब तुम एक गांव में जाओ तो समझ लो कि हमारे ये 150 कितने 210 है ना, 210 गांव में हमारे एम्बेसडर हो गए। तुम एम्बेसडर समझ रहे हो? ऐसे नहीं समझ में आएगा। गुजरात का एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है ना, अब समझ में है ना। अमिताभ वाला एम्बेसडर इनकी समझ में आता है। अमेरिका में जो अपना राजदूत बैठा है वो समझ में नहीं आता। इस चीज का एम्बेसडर है ना। क्यों? अब तुम हमारे एम्बेसडर